Welcome, dear students, to this lecture number 2 on a course on fundamentals of electrical engineering. Before moving on with this lecture, I had asked you in the previous lecture to go through this link before we move on to Kirchhoff's law. This is a very famous and very useful website known as Khan Academy. If you have seen, then well and good. If you have not seen, I will tell you in this class that what we are going to study and what we should know beforehand studying the Kirchhoff's laws. I have already opened this site of Khan Academy, and as you can see that what was intended, it was intended that you should know some basic terms of circuit. So सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्किट का क्या मतलब है. Circuit means a closed path of where electric current can flow. Okay. In a closed circuit, current will be able to flow. In an open circuit, if the wires are disconnected, the current will not be able to flow. Basically, we are more interested in learning about these terms. There are various terms here. You can see all those terms. Basically, we are interested in knowing about this term, node. What is a node? So node is a junction or a point in a circuit where two or more elements are connected. Suppose that let me okay, let me show you that this is a circuit. Okay, hopefully you are able to see this circuit. Okay, और इसमें कुछ आपने components यहाँ पर लगा रखे हैं. ठीक है, जैसे ये एक बैटरी है, फिर ये एक रजिस्टर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक और रजिस्टर है. ठीक है, उनकी कुछ वैल्यूज हैं. अब इसमें हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें नोड किसको कहते हैं और ब्रांच किसको कहते हैं, लूप किसको कहते हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर दे रहा हूँ. ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट. एंड देन आई विल नेम दीज पॉइंट्स और नोड्स. इसको मैंने कह दिया ए, इसको मैंने कह दिया बी, इसको मैंने कह दिया सी, इसको मैंने कह दिया डी, इसको कह दिया ई, इसको कह दिया एफ. तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, एक टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड है, एक टर्मिनल रेजिस्टर का कनेक्टेड है. तो ये एक नोड हो गया. ठीक है, इस नोड पर कुछ वोल्टेज होगी. ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ेंगे, इस रेजिस्टर के अक्रॉस मूव करेंगे, तो हमें एक और पॉइंट मिला जहां पर रेजिस्टर का एक टर्मिनल कनेक्टेड है, कैपेसिटर का एक टर्मिनल कनेक्टेड है और एक दूसरा वायर कनेक्टेड है. ओके, तो ये भी एक नोड हो गया बी. बी से सी की तरफ अगर हम आए, क्योंकि ये एक पॉइंट है तो हमने इसको पॉइंट का नाम दे दिया सी. बी से सी की तरफ अगर हम आएंगे तो यहां पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा. ओके, there will be no change in the potential as we move from point B to point C because यहाँ पर कोई element connected नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं basically that B and C are same. B and C are same node. फिर C से D की तरफ आए तो क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये एक डिफरेंट नोड है D. अब D से E की तरफ जाएं, E से F की तरफ जाएं, यहां पर भी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं दैट दीज आर इक्विवेलेंट. हाउएवर, सर्किट में थोड़ा सा कह लीजिए, थोड़ी क्लीनलीनेस के लिए या कन्वीनियंस के लिए हम हर पॉइंट को, हर कॉर्नर को कह लीजिए, और जहां पर एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं उन पॉइंट्स को हम नोड का नाम दे देते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि लूप क्या होता है. ठीक है, सब चीज मैं यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन पॉइंट्स मुझे यहाँ पे दोबारा से आपको दिखाने पड़ेंगे. ओके, लेट मी मेक दिस अ बिट बिगर फॉर यू टू सी. ओके, और मैं यहाँ पर फिर से नाम दे दे रहा हूँ. ये था आपका, सॉरी, मैं हटा दे रहा हूँ, इससे लिख दे रहा हूँ. ठीक है, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये था सी, ये था डी, ये था
ई और ये था एफ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आए खान अकेडमी की साइट पर अगर हम देखें तो व्हाट इज अ ब्रांच एंड व्हाट इज अ लूप। तो ब्रांच दो नोड के बीच में जो स्पेस है, एक नोड ये है एक नोड ये है, और जहां पर कोई एलिमेंट कनेक्टेड है उसको हम ब्रांच कहेंगे। तो ए बी एक ब्रांच है, इसी तरीके से बी सी भी एक ब्रांच है, लेकिन हमने कहा कि बी और सी जो है सेम नोड है। इसी तरीके से बी सी को हम कह सकते हैं ये ब्रांच है लेकिन इसमें कोई चीज कनेक्टेड नहीं है। सी डी एक ब्रांच है, इसी तरीके से बी ई एक ब्रांच है। ठीक है, इसी तरीके से ए एफ एक ब्रांच है। ठीक है, डी टू ई भी एक ब्रांच है लेकिन एलिमेंट नहीं है उसमें, डी टू ई, एंड ई टू एफ भी एक ब्रांच है लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम चाहें तो एसेंशियली हम इन्हें एक पॉइंट पर इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू शो इट लाइक दिस, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और कह लीजिए थोड़ा क्लीनलीनेस की वजह से हम उसको इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि वो क्या होता है, क्रिएट कर देते हैं इसको। व्हाट इज अ लूप। तो लूप की अगर मैं बात करूं तो अगर हम किसी एक नोड से चलना शुरू करें, मूव करना शुरू करें सर्किट में, और वापस घूम के उसी नोड पर आ जाएं। ठीक है, लूप का मतलब गोल गोल घूमना है ना, तो हम उसको कहेंगे लूप। लूप। तो अगर मैं ए से मूव करना शुरू किया, ए से, और ए से मैं बी की तरफ गया, बी से मैं ई की तरफ आया, ई से मैं एफ की तरफ गया, और एफ से मैं वापस आया, तो मैंने ट्रेवल किया है एक लूप में। और लूप का पाथ क्या है, ए बी ई एफ, एंड वापस जो पहला नोड है हम उसको यहां पे लिख देंगे ए बी ई एफ ए, ये बताने के लिए कि हमने लूप में ट्रेवल किया है, ये लूप है। ठीक है, इसी तरीके से बी सी डी ई एंड बी, दिस इज ऑल्सो अ लूप। और इसको हम जनरली इस तरीके से शो करते हैं कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर एरो से। ओके, अच्छा एक लूप और हो सकता है, एक लूप और हो सकता है। यहां पे मैं इसको इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, एंड दिखाता हूं मैं आपको लिख के। हाँ, ए से गए बी की तरफ, ए से बी, फिर बी से यहां नहीं मुड़े, बी से ई की तरफ नहीं मुड़े, बी से सी की तरफ चले गए, सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, और फिर फाइनली ए की तरफ। तो ये क्या हुआ, ये भी एक लूप हो गया, ए बी सी डी ई एफ ए। ओके, दिस इज अ बिगर लूप। ठीक है, तो ये बात आपको मुझे समझानी थी किरचॉफ लॉज से पहले, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार ये आर्टिकल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोगों ने अब सर्किट टर्मिनोलॉजी देख ली है, और होपफुली नाउ वी आर इन अ पोजीशन दैट वी नो कि व्हाट इज अ नोड एंड व्हाट इज अ ब्रांच एंड व्हाट इज अ लूप इन ए सर्किट। तो किरचॉफ लॉ में आते हैं। तो पहली किरचॉफ लॉ क्या कहती है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है, और शॉर्ट में हम इसको केसीएल भी कहते हैं। ओके, केसीएल। ओके,
This law is based on the conservation of charge. That charge is neither created nor destroyed. Okay. And the statement of this Kirchhoff's first law is that the algebraic sum of currents at a node is zero. ठीक है. और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? दैट सम ऑफ करंट्स, सम, ये सिग्मा जो ये सिंबल है आपका सम के लिए यूज होता है. सम ऑफ करंट्स कहां पर? ऑन ए नोड इज इक्वल टू जीरो. और एल्जेब्रिक जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ करंट्स को हम पॉजिटिव ले रहे होंगे, यानी इसमें हमें साइन का ध्यान रखना है, और कुछ करंट्स को हम नेगेटिव ले रहे होंगे. वो कैसे मालूम चलेगा? देखिए, ये साइन कन्वेंशन से मालूम चलेगा. साइन कन्वेंशन क्या कहती है कि इनकमिंग करंट्स ऑन ए नोड आर टेकन एज पॉजिटिव. यानी अगर कोई नोड है, कोई पॉइंट है सर्किट में, ठीक है, इस तरीके से एक ये नोड है और एक ये ब्रांच आ रही है, और करंट अगर उसके अंदर आ रहा है, उस नोड की तरफ आ रहा है, तो हम उस करंट को कह देंगे कि ये पॉजिटिव करंट है. ठीक है. वहीं अगर करंट बाहर जा रहा है उस नोड से, तो हम उस करंट को नेगेटिव कहते हैं. ओके. अब ये जैसे एक इलस्ट्रेशन है, इसमें समझने की कोशिश करें. ये O एक नोड है, ठीक है, इस पर कुछ करंट्स आ रहे हैं, कुछ करंट्स इससे बाहर की तरफ जा रहे हैं. तो किरचॉफ्स करंट लॉ की अकॉर्डिंग क्या कहना है हमें कि जो सम होगा ऑल करंट्स का वो जीरो होगा इस नोड के ऊपर. और साइन कन्वेंशन क्या कहती है? जो इनकमिंग करंट्स है वो पॉजिटिव है और आउटगोइंग करंट्स है वो नेगेटिव है. तो इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं भाई इसके ऊपर? इनकमिंग करंट्स इज I1 एंड I4. तो उनको हमने प्लस साइन के साथ लिख दिया. यहां पे हम प्लस लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. I1 is positive and I4 is positive, while I2 is negative and I3 is negative. तो वही चीज देखिए लिख रखी है, I1 minus I2 minus I3 plus I4 is equal to 0. ठीक है. अब क्या करें? नेगेटिव टर्म्स को दूसरी साइड ले जाइए आप और पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ रखिए. तो I1 plus I4 is equal to I2 plus I3. अगर हम I1 प्लस I4 की बात करें आपसे, तो ये क्या है? नेट इनकमिंग करंट है ऑन दिस नोड. और I2 प्लस I3 क्या है? दैट इज द नेट आउटगोइंग करंट फॉर दिस नोड. तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट इनकमिंग करंट ऑन ए नोड इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. ये एक अनदर फॉर्म है किरचॉफ्स लॉ की, किरचॉफ करंट लॉ की. अब ये हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि हमारे पास ये एक नोड है P, इसमें कुछ करंट ये आ रहा है I2 और कुछ करंट ये जा रहा है I1 और I3. इसका डायरेक्शन हमें दिया हुआ है. ठीक है. I1 हमें मालूम करना है. वेरी इजी. इस पर आप किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर दीजिए. तो इनकमिंग करंट, पॉजिटिव वाला करंट कौन सा है भाई? I2. और नेगेटिव वाले करंट कौन कौन से? I1 और I3. I2 minus I1 minus I3 is equal to 0. जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू रख दीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए दैट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो I2 की वैल्यू आपको मालूम है 7, I1 की वैल्यू नहीं मालूम है, और I3 की वैल्यू है 3. I1 की वैल्यू क्या आ गई? 4 एम्पियर. सिंपल सी बात. ठीक है. एक ये प्रॉब्लम है, ये आपको खुद करनी है. वेरी इजी. ठीक है. इसमें जितने इनकमिंग करंट्स हैं उनको पॉजिटिव लेना है, उसको इक्वेट कर देना है जितने आउटगोइंग करंट्स हैं. तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा -1 एम्पियर. इसका मतलब ये है कि जो करंट का डायरेक्शन अज्यूम्ड है, करंट उस डायरेक्शन में नहीं है, करंट दूसरे डायरेक्शन में है. इसमें I4 का डायरेक्शन इस तरीके से दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअली I4 विल बी एन आउटगोइंग करंट. ओके. नेक्स्ट आते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ पर या किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर, और इसको हम शॉर्ट में KVL भी कहते हैं. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और ये लॉ क्या कहती है? दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज 0. ठीक है. सो व्हेन यू मूव in a closed path or in a closed loop around a circuit,
then the algebraic sum of all the voltages in that closed loop should be zero. मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं इसको? सम ऑफ वोल्टेजेस वेयर, कहां पर? लूप पर, विल बी जीरो। और एल्जेब्रिक सम कह रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर भी कुछ कुछ वोल्टेज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, किसी वोल्टेज को हम नेगेटिव ले रहे हैं। साइन कन्वेंशन से मालूम चलेगा। साइन कन्वेंशन क्या कहती है कि अगर आप सर्किट में ट्रेवल कर रहे हैं और आप वोल्टेज राइज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर वोल्टेज ड्रॉप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। और इसी तरीके से हम एक, जैसे हमने किरचॉफ करंट लॉ को लिखा था, इसी तरीके से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लिख सकते हैं, दैट वोल्टेज राइज, टोटल वोल्टेज राइज इन ए क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द क्लोज लूप। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप सर्किट में मूव कर रहे हैं ए से बी की तरफ, ठीक है। जब आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको पहले क्या मिला? पॉजिटिव टर्मिनल मिला बैटरी का, और फिर बाद में नेगेटिव टर्मिनल मिला। लेकिन जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? ई, कितनी बैटरी वोल्टेज है, ठीक है। और उसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे माइनस ई की। लेकिन अगर मैं बी से ए की तरफ मूव करूं ब्लू एरो के डायरेक्शन में, तो क्या होगा? मैं पहले नेगेटिव टर्मिनल मुझे मिलेगा, उसके बाद मुझे पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा। इसका क्या मतलब हो रहा है? वोल्टेज इज राइजिंग। तो हम इसको लिखेंगे मैथमेटिकली प्लस ई, ओके। अब अगर हमें बैटरी नहीं मिल रही, कोई और सर्किट कंपोनेंट मिल रहा है, जैसे ये हमें कंपोनेंट मिल रहा है रेजिस्टर, तो उसमें हमें देखना है, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं और करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए करंट का डायरेक्शन ये, ए से बी की तरफ ही करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब हम करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ओम्स लॉ से आप मालूम कर सकते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V इज इक्वल टू आई आर। ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, पहले भी आपको मालूम है, ठीक है। तो जब हम A से B की तरफ जाएंगे तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हो जाएगा आई आर, और ड्रॉप है तो इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया। वहीं अगर मैं B से A की तरफ आऊं, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रहा हूं, तो वोल्टेज राइज माना जाएगा, और उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? प्लस आई आर, ठीक है। अब इसका हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। मान लीजिए ये एक सर्किट है आपका, ठीक है। अब आपने यहां से पॉइंट ए से, नोड ए से मूव करना शुरू किया और वापस ए की तरफ आए, तो अब देखते हैं क्या होगा। जब आप ए से, इसको मैं जूम कर दे रहा हूं थोड़ा सा, जब आप ए से बी की तरफ गए तो पहले आपको क्या मिला? नेगेटिव टर्मिनल मिला, और फिर आपको बाद में मिला पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब वोल्टेज में राइज हुआ। कितना राइज हुआ? प्लस वी वोल्ट्स ए से बी की तरफ जाने में। बी से सी में कोई कंपोनेंट नहीं लग रहा, कोई वोल्टेज नहीं मिल, मतलब यहां से यहां तक कोई वोल्टेज चेंज नहीं है, ठीक है, एज नो कंपोनेंट इज कनेक्टेड। सी से डी की तरफ जब आप आए तो आप देखिए करंट के ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब करंट के डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, और इसको आप लिखेंगे मैथमेटिकली या इक्वेशन फॉर्म में माइनस आई आर, ओके। वापस डी से ए की तरफ आए, यहां पे भी कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं लग रहा है। तो जब हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे इस लूप में, ये लूप है, इस लूप में आप केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, इस लूप में आप केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्लस वी, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं इसको हम सिग्निफाई करने के लिए कि ये वोल्टेज राइज है। प्लस वी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। तो वी क्या था? पोटेंशियल राइज था, और आई आर क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप।
तो हम इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दैट पोटेंशियल राइज या वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। और आप ये देखिए ये क्या है, दिस इज द ओम्स लॉ। तो हम ये कह सकते हैं कि ओम्स लॉ जो है वो एक स्पेशल केस है, किसका, केवीएल का। और अगर हम किसी और डायरेक्शन में भी मूव करें, फॉर एग्जाम्पल मैं ए बी सी डी इस डायरेक्शन में ना जाके, ये तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा था, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूं तब भी मुझे यही इक्वेशन मिलेगी। अगर मैं डी से डी सी बी ए डी ये पाथ अगर मैं कवर करता हूं, डी सी बी ए डी, ओके, तब भी मुझे यही इक्वेशन देखने को मिलेगी। कैसे, जब मैं डी से सी की तरफ जाऊंगा तो मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। ओके, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज राइज करता है, प्लस आई आर। सी से बी कुछ नहीं है, बी से ए की तरफ में आया तो मैं पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आया, इसका मतलब मेरा वोल्टेज जो हुआ वो ड्रॉप हुआ, आई आर माइनस वी इक्वल टू जीरो, एंड अगेन यू विल गेट दिस इक्वेशन। आप किसी भी पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगी लूप में, ठीक है। तो यही बात लिख रखी है, दैट सेम इक्वेशन विल बी ऑब्टेन्ड इफ वी मूव इन एनी अदर डायरेक्शन, और ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। आप चाहें तो सी से सी बी ए डी सी इस पाथ में चल सकते हैं, या फिर आप बी ए डी सी बी किसी भी पाथ में आप चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, आपको इक्वेशन फाइनली यही मिलेगी। ओके, अब हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है। इन प्रैक्टिस आपको बहुत सिंपल सर्किट्स नहीं मिलेंगे, तो आपके पास जो है आपको मालूम होना चाहिए कि केवीएल और केसीएल हमें कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास एक ये सर्किट है जिसमें सारे नोड्स मार्क्ड हैं, सारी वोल्टेजेस मार्क्ड हैं, सारे करंट्स भी उसमें मार्क्ड हैं, या I1 का डायरेक्शन दिया हुआ है, I3 का डायरेक्शन दिया हुआ है, I2 का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसमें मार्क कर लें कि हमारे पास नोड्स क्या क्या हैं। नोड्स क्या हैं भाई, हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ये सारे नोड्स हैं हमारे पास। और लूप्स क्या क्या हैं, ए बी, यहां से मैं दिखा दे रहा हूं लूप, एक तो ये है आपका लूप ए बी ई एफ ए, पहला लूप, बी सी डी ई बी दूसरा लूप, ठीक है, और ए बी सी डी ई एफ ए, यही चीज मैंने अभी आपको दिखाई थी, दिस इज द थर्ड। ओके, इस तरीके से उसको दिखाया जाता है कि हम ये लूप है, ठीक है। अब हर नोड पर, या ये जो बेसिकली ये नोड हमारे काम का है बी, ओके, और हर लूप में हम इक्वेशन लिखते हैं इसकी, ठीक है। पहली बात तो ये कि केसीएल इक्वेशन हम बी पर लिखने की कोशिश करेंगे। बी में आउटगोइंग करंट क्या है, I3, ठीक है, और इनकमिंग करंट्स क्या क्या है, I1 और I2। तो हम लिख देंगे दैट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या आप पहले इस तरीके से लिख दीजिए, सम ऑफ ऑल करंट्स इज जीरो। इनकमिंग करंट्स आर पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज नेगेटिव, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। I3 को आप उधर ले लीजिए, ठीक है। अगर मैं नीचे वाले नोड पर लिखूं, इस वाले नोड पर, ई नोड पर मैं अगर लिखना चाहूं केसीएल इक्वेशन, तो I3 अब क्या है, अब I3 हो गया है इनकमिंग करंट इस नोड के लिए, और I1 और I2 हो गए हैं आउटगोइंग करंट। तो अब देखिए, अगर मैं इस पर केसीएल लिखता हूं नोड ई पर, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, I3 पॉजिटिव हो गया और I1 और I2 नेगेटिव हो गए, लेकिन फाइनली वो इक्वेशन एक ही आएगी, इट विल कन्वर्ट इट इनटू I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि फॉर्म बेसिकली केसीएल की यही है, दैट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट।
और ऐसा तो हो नहीं सकता, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही सर्किट में दो अलग अलग इक्वेशन बन जाएं, ठीक है ना। कि I3 जो है एक नोड के लिए तो आप देख रहे थे ऊपर वाले नोड के लिए आउटगोइंग था, वही I3 नीचे वाले नोड के लिए इनकमिंग हो गया। साइन चेंज हो गया लेकिन नेचर ऑफ इक्वेशन सेम ही रहा, नेचर जो है इक्वेशंस का वो सेम ही रहा, दैट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब इसी तरीके से हम केवीएल इक्वेशंस भी लिखेंगे। अगर मैं फर्स्ट नोड की बात करूं, केवीएल इन लूप ए बी ई एफ ए से बी गए, ए से बी की तरफ हम गए, तो हम चल रहे हैं यहां करंट के डायरेक्शन में, और जब हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, -I1R1, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है देखिए आगे, -I1R1, ठीक है। फिर बी से ई की तरफ आए, बी से ई की तरफ आए तो करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगेन क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगेन दैट विल बी वोल्टेज ड्रॉप, और उसको हम कैसे लिख देंगे, -I3R, ओके। फिर ई से एफ की तरफ कुछ नहीं है, और एफ से वापस ए की तरफ आए तो हमें क्या मिल गया, +E1, क्योंकि वोल्टेज अब राइज हो रहा है। तो अब देख लेते हैं कि पूरी केवीएल इक्वेशन इस लूप में क्या बनेगी भाई, -I1R1 ये लिख लिया था हमने, -I3R एंड +E1 इज इक्वल टू C। इसी तरीके से हम दूसरे दूसरे उसमें लिखते हैं, इस लूप में BCDEB में, BCDEB, तो B से C की तरफ गए, B से C की तरफ हम गए, लेकिन हो क्या रहा है यहां पर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो क्या कितना राइज होगा, +I2R2, ओके। फिर C से D की तरफ आए, C से D की तरफ आए तो हमने देखा पहले हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्योंकि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, -E2। D से E की तरफ कुछ नहीं है, और E से B की तरफ हम वापस आए, E से B की तरफ हम वापस आए तो हम फिर देख रहे हैं कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, +I3R, ओके। अब देख लीजिए इसको कैसे लिखा गया है, +I2R2 लिखा था, -E2 लिखा था और +I3R लिखा था, ठीक है। अब हम सबसे बड़े लूप में लिखते हैं, ABCDEFA, इस वाले लूप में हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ए से बी की तरफ गए, ए से बी की तरफ हम गए तो हमें क्या मिला, -I1R1, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको। फिर बी से सी की तरफ मैं गया, बी से सी की तरफ मैं गया यहां पर, बी से सी की तरफ मैं जब जा रहा हूं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसलिए क्या मिल जाएगा मुझे, +I2R2। फिर सी से डी की तरफ में आया तो क्या हुआ, सी से डी की तरफ आने में -E2, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। डी से ई कुछ नहीं है, ई से एफ कुछ नहीं है, और एफ से ए वापस क्या है हमारे पास, प्लस, सॉरी, +E1, ठीक है। तो अब यही इक्वेशन हम देख लेते हैं आगे, ये हमने इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी है,
माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस E2 प्लस E1 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशंस आई हैं, आपकी सोच रहे होंगे हम इनसे करेंगे क्या। ठीक है, तो इनसे हम ये करेंगे कि जब हमें कुछ वैल्यूज दी हुई होंगी तो हम उससे अननोन वैल्यूज के लिए उस इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, द अबव सेट ऑफ इक्वेशंस कैन बी सॉल्व टू डिटरमिन वेरियस करंट्स और वोल्टेजेस इन दिस सर्किट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो दो बैटरीज हमें दी हुई हैं। एक बैटरी है 40 वोल्ट की, 2 वोल्ट का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। उसके पैरेलल में एक और बैटरी लग रही है 44 वोल्ट की, 4 वोल्ट का उसका रेजिस्टेंस है। और ये दोनों बैटरीज आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और इनके पैरेलल में कोई और अप्लायंस कनेक्टेड है जिसको हम कह रहे हैं लोड। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो दिस इज मॉडल्ड एज सर्किट में उसको हम कैसे शो कर रहे हैं, एज ए रेजिस्टेंस, और उसकी वैल्यू हमें मालूम है 6 ओम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करंट मालूम करना है हर बैटरी के थ्रू और लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर हमें सर्किट में नोड्स और लूप्स और ब्रांचेस नहीं मालूम है तो सबसे पहले हमें नोड्स को मार्क कर देना है। अपने से हम कुछ भी नाम दे देंगे। ठीक है, ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 या PQRS, जो भी आप नाम देना चाहें। ठीक है ना, अल्फाबेटिकली आप उन्हें मार्क कर देंगे। जब आप नोड्स को मार्क कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रांच भी मार्क हो जाएगी। दो नोड्स के बीच में क्या है, एक ब्रांच है, और एक नोड से वापस चल के घूम के वापस उसी पे आ गए तो वो एक लूप बन गया। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, हमें करंट्स का डायरेक्शन अज्यूम करना है। हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं करंट्स का डायरेक्शन। अभी हमने देखा था कि अगर हम किसी करंट के लिए सॉल्व करेंगे और नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा, वो जो हमने अज्यूम किया था डायरेक्शन उसके अपोजिट वो डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हर नोड को मार्क कर दिया। यहाँ पर आई हैव मार्क्ड ईच नोड ABCDEF and I have assumed the direction of currents like this, that करंट A से B की तरफ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, और E से B की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी एक करंट हम अज्यूम कर सकते थे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा हमने कह लीजिए थोड़ी सी चालाकी करी और यहां पे हमने उसे ऑलरेडी KCL के हिसाब से मान लिए, क्योंकि B नोड पर I1 भी इनकमिंग करंट है और I2 भी इनकमिंग करंट है। तो यहां पर इसे एक वेरिएबल बढ़ाने की जरूरत थी ही नहीं। इन एनी केस हमें वैसे ही लिखना भी पड़ता। अगर हम मैं इसको अगर मैं यहाँ पे I3 मान लेता तब भी तो मैं KCL B पर लगाता और यही लिखता दैट I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हमने जबरदस्ती एक स्टेप ना बढ़ाने की बजाय हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी B से C के बीच में जो ये इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने ऑलरेडी KCL के हिसाब से अज्यूम कर लिया। ओके, अब देखिए अब क्या करना है हमें, इन ब्रांचेस इन लूप्स में हमें KVL इक्वेशन अप्लाई करनी, ABEFA और BCDEB। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने, दो वेरिएबल्स हैं I1 एंड I2। और जब हम दो KVL इक्वेशंस लिखेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो वेरिएबल हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। ओके, देखिए लिखना शुरू करते हैं। ABEFA में हम KVL इक्वेशन लिखते हैं। A से B गए, कुछ नहीं मिला। B से E की तरफ आए तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज राइज। कितना, 4 दिस रेजिस्टेंस इनटू I2 करंट, तो हमने लिख दिया उसे प्लस 4I2। वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो -44। E से F कुछ नहीं मिला, F से A की तरफ आए तो फिर वोल्टेज राइज हो रहा है +40, और क्योंकि करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए -2I1 का वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, नोन क्वांटिटीज को एक साथ ले लीजिए, अननोन क्वांटिटीज को एक साथ ले लीजिए।
इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड की जा सकती है, 2 से डिवाइड कर दिया आपने, क्या बन गया, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 2i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 2। अब इसी तरीके से जब हम दूसरे लूप में लगाएंगे केवीएल इक्वेशन, तो हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगी, उसको हम कह देंगे सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे फॉर i1 एंड i2, हमें i1 i2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे लिखना है, सेकंड वाले लूप में लिखना है हमें। तो देखिए b से c कुछ नहीं मिला, c से d की तरफ जब हम आए तो हमें क्या मिलेगा भाई, क्योंकि हम करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ड्रॉप मिलेगा कितना, -6 इंटू i1 प्लस i2, वही लिख रखा है -6 इंटू i1 प्लस i2। वापस आइए, d से e कुछ नहीं है, e से b की तरफ आए तो क्या मिला हमें, पोटेंशियल राइज मिलेगा कितना, +44 वोल्ट। और यहां फिर हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ड्रॉप मिलेगा कितना, -4i2। देखिए ये लिख दिया हमने इस तरीके से। अब i1 और i2 की टर्म्स एक जगह ले लीजिए, नोन क्वांटिटीज एक जगह ले लिया आपने, ठीक है। और फिर आपने देखा इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में, तो आपने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया 5i2 प्लस 3i1 इज इक्वल टू 22। ओके, अब आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, सॉल्व कर लीजिए। पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने और 2 में ऐड कर दिया, तो पहली वाली इक्वेशन ये थी हमारी, दिस वन। ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 6i2 माइनस 3i1 इज इक्वल टू 6, ठीक है, वही बन गया। और जब हमने सेकंड वाली इक्वेशन में ऐड किया तो i1 की टर्म कैंसिल आउट हो गई, i2 के लिए हमने सॉल्व कर लिया, वापस बैक सब्स्टिट्यूशन से i1 के लिए हमने सॉल्व कर लिया, और i1 और i2 आ गए तो दोनों का सम, तो हम ये निकाल सकते हैं, दोनों का सम हम मालूम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है केवीएल पर, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम और है जो लास्ट ईयर हमने मिड सेम के पेपर में इस कोर्स के पूछी थी, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ऑल द करंट्स हैव बीन गिवन टू यू, और इसमें आपको केवीएल और केसीएल इक्वेशन को अप्लाई करके सारी वोल्टेजेस मालूम करनी है, V1 V2 V3, और सारे करंट्स सॉल्व करने हैं, I1 I2 I3। इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि I3 हमने अलग से दे रखा है, बट एक्चुअली आपको मालूम है कि जब मैं इस नोड के ऊपर मैं KCL लगाऊंगा तो मैं इनको जो है KCL से मैं एक फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर मैं देखिए यहाँ पे मैं देखूं I1, मैं यहाँ इतना तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मेरे पास ये नोड है, दिस इज द नोड, ओके, एंड आई अप्लाई द KCL इक्वेशन ऑन दिस नोड, KCL, तो इनकमिंग करंट क्या क्या है भाई इसमें, I1, और आउटगोइंग करंट क्या क्या है, I2 प्लस I3। तो इस तरीके से मैं KCL इक्वेशन लिख सकता हूं। तो बेसिकली I3 जो है वो I1 और I2 का डिफरेंस ही है, ठीक है। और ये चीज आप यहां से भी देख सकते हैं, आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, समझना है, और नेक्स्ट लाइव क्लास में आएंगे तो हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सर्किट टर्मिनोलॉजी को सही से समझेंगे, केवीएल केसीएल को सही से समझेंगे, और उस पर ये कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।